हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का सिंग मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनीष सर है और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। अभी तक आपको सिंग मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर विशाल सर के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग की डेली लाइव क्लासेस आ रही थी और आज से आप लोगों के लिए जीके और जीएस, जिसमें हमारे सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यानी कि हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट पीएससी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो या आप सीएचएसएल दे रहे हो या आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप कोई सा भी ऑल इंडिया का जो भी एग्जाम है, आप कोई सा ही एग्जाम दे रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए जो भी जीके जीएस एग्जाम में पूछा जाता है वो हम पूरी तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आज हम बिल्कुल बेसिक से जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। भूगोल। भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भूगोल है, ये जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलके बना है। भूगोल किन किन दो शब्दों से मिलके बना है? भू प्लस गोल। किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भू प्लस गोल। इसमें भू का अर्थ क्या होता है? इसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी। इसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी तथा गोल अर्थात पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। और जब इसी चीज को हम इंग्लिश में देखते हैं, इसी चीज को हम इंग्लिश में देखते हैं, जियोग्राफी। जियोग्राफी जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जियो प्लस ग्रोफी। जियो प्लस ग्रोफी। इसमें जियो का अर्थ क्या है? इसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी। जियो का अर्थ है पृथ्वी। और इसमें ग्रोफी का अर्थ क्या है? वर्णन करना। इसमें ग्रोफी का अर्थ है वर्णन करना। देखो, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अपनी ज्योग्राफी लिख रहा है या कोई भी व्यक्ति, आप बोलते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा अपनी ज्योग्राफी लिखी गई है, तो उसी प्रकार पृथ्वी का वर्णन, यानी हम पूरे तरीके से पृथ्वी का वर्णन जिस सब्जेक्ट या जिस विषय में करते हैं, उस सब्जेक्ट या विषय को क्या कहते हैं? जियोग्राफी या भूगोल। जिस सब्जेक्ट में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। अर्थात अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय, पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय, विषय क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। यहाँ तक आप सब लोगों को चीजें समझ में आई होगी कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय ज्योग्राफी है। हमारी पृथ्वी कैसी है? बिल्कुल गोल है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो ज्योग्राफी की शुरुआत है वो इंडियन ज्योग्राफी से करेंगे। कहाँ से करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी से। और इंडियन ज्योग्राफी को हम लगभग तीन भागों में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी को हम तीन पार्टों में पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन पार्ट? सबसे पहला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। देखो, भारत के सामान्य परिचय में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? भारत के सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत की लंबाई क्या है, भारत की चौड़ाई क्या है, भारत की लेंथ क्या है, और भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद भारत से कौन सी रेखाएं जाती है, यानी और भी हम देखेंगे कि आखिर इंडिया में जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, यानी उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। इसके बाद दूसरा, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? भारत का प्राकृतिक प्रदेश। भारत का प्राकृतिक प्रदेश।
यानी कि इंडिया को हम कुछ भागों में बांट कर पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन से भाग है? नंबर 1, सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत में जैसे हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, हमारा महान हिमालय हो गया, हमारा मध्य हिमालय हो गया, हमारा शिवालिक हो गया, ये सारे के सारे हम भारत के जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसमें इन चीज़ों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फिर इसी में दूसरा, जो भारत का प्राकृतिक प्रदेश या भारत को किन किन भागों में बांटा गया है, अगर आप लोगों को सिंपल सा बताऊं तो आखिर हम भारत को किस प्रकार कितने क्षेत्रों में कहाँ कहाँ कैसे विभाजित किया गया है। देखो हमें इस चीज़ की विभाजित करने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, यानी कि हर चीज़ हमें आसानी से पता चले। दूसरा दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम भारत के उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र। फ्रेंड्स हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि मुख्य रूप से हमारा जो गंगा का मैदान है जो कि उत्तर भारत में, इसीलिए हम इसे को बोलते हैं भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र। फिर इसी में हम तीसरा चीज पढ़ेंगे, इसी में हम जो भारत का प्राकृतिक प्रदेश है इसी में हम तीसरी चीजें पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। फ्रेंड्स इसमें जो शब्द लिखा रहा है प्रायद्वीपीय, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर प्रायद्वीपीय का मतलब क्या? तो सुनना, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है भूमि का ऐसा हिस्सा जो कि तीन ओर से किससे घिरा हो? पानी से। भूमि का ऐसा हिस्सा जो तीन ओर से किससे घिरा हो? जल से या पानी से। यानी ऐसे भूमि के हिस्से को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जो हमारा भारत है दक्षिण भारत, वो मुख्य रूप से हिंद महासागर, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हमारा भारत है जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। इसके एक तरफ, अगर इसके पश्चिमी तरफ आप देखो तो कौन सा, ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर को दो शाखाओं में बांटा गया है। अब इसके जो पश्चिमी में जो शाखा है उस शाखा का नाम है अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। और इसके जो पश्चिम पूर्व में है इसमें है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होगी कि प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है। अर्थात भूमि का ऐसा हिस्सा जो तीनों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। फिर फ्रेंड्स इसी में हम चौथी चीज, भारत के प्राकृतिक प्रदेश में ही हम चौथी चीजें पढ़ेंगे, जो ये भारत के तटीय मैदान या तटवर्ती क्षेत्र है। भारत के तटीय मैदान या जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये वाले भारत के कौन से? तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। भारत के तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। फ्रेंड्स इसी में हम पांचवी चीज पढ़ेंगे, इसी में हम पांचवी चीज पढ़ेंगे भारत के द्वीपीय समूह। ये जो अरब सागर है इसमें भारत में कौन कौन से द्वीप समूह? मुख्य रूप से लक्षद्वीप। और ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जो भारत के द्वीपीय समूह वो भी हम किस में पढ़ेंगे? भारत के प्राकृतिक प्रदेश में। ये जो पांचवा चैप्टर होगा इसी में हमारा भारत के द्वीपीय समूह। इसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा है, इसी में हम तीसरी चीजें पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। हम इसमें पढ़ेंगे भारत के भूगोल में तीसरी चीज भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र। फ्रेंड्स अफवाह तंत्र में जो भारत की नदियां हैं उसका अध्ययन करेंगे हम इसमें।
अब आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आखिर हम भारत को किस प्रकार पढ़ेंगे, भारत में कैसे हम पूरे भारत की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले एक बार और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर भारत का प्राकृतिक प्रदेश अर्थात भारत को कितने भागों में बांटा गया है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? सबसे पहला भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारे उत्तर वाले क्षेत्र में आते हैं। फिर उसी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र है, जिसमें सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का आता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर जो हमारा दक्षिण वाला भारत है, ये जो पूरा का पूरा दक्षिण वाला भारत भारत है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे। फिर ये जो भारत के तटवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं, फिर हम इनका अध्ययन करेंगे। फिर जो हमारे बच गए, कौन क्या चीज़ें बच गई, हमारे जो द्वीप समूह बच गए, हम हमारे भारत के द्वीपीय समूह मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन अभी और भी बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद लास्ट में हम इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र अर्थात भारत की नदियाँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सबको समझ में आई होगी। चलो फ्रेंड्स, तो फिर आज से हम हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं, भारत का सामान्य परिचय। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। केवल नोट्स से ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम चीज़ें पढ़ते हैं तो नोट्स हमारे चीज़ों को बहुत जल्दी रिवाइज करवा देते हैं। अगर हम किसी भी बुक्स को पढ़ें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम से लगता है, बट अगर हम हमारे नोट्स पढ़ें तो हमें कभी भी कोई चीज़ में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कर आप सभी अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर भारत का जो सामान्य परिचय में, उसमें आखिर भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। भारत के अनेकों नाम हैं, जिसमें अगर सबसे पहला नाम हम देखें तो भारत का जो सबसे पहला नाम मुख्य रूप से आपको मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहला नाम है भारत का आर्यव्रत। क्या नाम है सबसे पहले भारत का? आर्यव्रत। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि भारत को आखिर आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? भारत को आखिर आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? तो सुनना, इसका जो रीजन है, हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में एक सभ्यता आती है, उसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, जो वैदिक सभ्यता का समय क्या है, यानी उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो वैदिक सभ्यता का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो हमारा इतिहास है, उसमें आती है एक सभ्यता। कौन सी? वैदिक सभ्यता। और फ्रेंड्स, जो इस वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, इस वैदिक सभ्यता में निवास करने वाले जो लोग हैं, वो खुद को क्या कहते थे? वो खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे फ्रेंड्स? आर्य कहते थे। अब आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। फ्रेंड्स, कैसे लोग? श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग, महान लोग। अर्थात जो वैदिक सभ्यता में जो लोग निवास करते थे, वो खुद को श्रेष्ठ, कुलीन अर्थात महान बताते थे। इसी प्रकार जो लोग वैदिक सभ्यता में रहते थे, वो जिस स्थान पे रहते थे, खुद को आर्य कहते थे, खुद को श्रेष्ठ मानते थे, खुद को महान मानते थे। और वो जिस स्थान पे रहते थे, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? आर्याव्रत। क्या नाम दिया गया? आर्याव्रत। देखो, इसमें व्रत जो लिखा रहा है, यानी किसी स्थान के लिए प्रयुक्त किया गया है। आर्य वो तो आर्य वो थे और खुद को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। इसलिए इस स्थान का क्या नाम दिया गया? आर्यावर्त। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। दूसरा, दूसरा भारत को एक और नाम से जाना जाता है। भारत का दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान। क्या नाम है फ्रेंड्स? हिंदुस्तान।
अब फ्रेंड्स सुनना कि भारत को आखिर हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। दरअसल हमारे देश में जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार सफल मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार सफल हुआ था। तो जो हिंदुस्तान मुख्य रूप से भारत को किन लोगों ने कहा है, मुस्लिम लोगों या मुस्लिम शासकों ने, किन लोगों ने कहा है, मुस्लिम लोगों या मुस्लिम शासकों ने। हिंदुस्तान मुख्य रूप से भारत को किन लोगों ने कहा है, मुस्लिम लोगों ने या मुस्लिम शासकों ने। देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दरअसल ये जो मुस्लिम लोग हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी वाले क्षेत्र में आए थे भारत में प्रवेश करने के लिए। किस क्षेत्र से आए, ये सिंधु नदी वाले क्षेत्र से भारत में आए थे। अब क्वेश्चन ये कि आखिर ये आए थे कहाँ से, पहली बात तो ये बताइए सर। ये ठीक है सर, आप बता रहे हो कि सिंधु नदी की तरफ से तो आए थे, लेकिन ये आए थे कहाँ से, तो ये कहाँ से आए थे, ये पर्शिया से आए थे। फ्रेंड्स कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे। अब आप बोलोगे सर ये पर्शिया क्या होता है, तो सुनना फ्रेंड्स, ये जो पर्शिया है आज का वर्तमान का क्या है, ईरान। क्या है फ्रेंड्स, वर्तमान का ईरान। अब जब ये लोग भारत में आए और किस वाले इलाके से आए, सिंधु नदी वाले इलाके से आए। तो जब ये सिंधु नदी वाले इलाके से आए तो ये जो व्यक्ति है ये सिंधु नदी में जो सा है, इस सा का क्या उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने सिंधु नदी को किस रूप से परिभाषित किया, हिंदू, किस रूप से, हिंदू। तथा यहाँ के जो व्यक्ति थे उन्हें क्या कहा, हिंदुस्तानी। क्या कहा फ्रेंड्स, हिंदुस्तानी। तथा जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र पे वो व्यक्ति रहते थे उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तान। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी कि आखिर भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम शासक है जो कि पर्शिया या वर्तमान के ईरान से आए थे, जब ये सिंधु नदी को पार कर रहे थे तो ये मुख्य रूप से, या देखो ये एक समय की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय में चीज़ें विकसित हुई। जो सा उच्चारण नहीं कर पाते थे इसलिए इन्होंने सिंधु का जो परिवर्तित रूप है नदी के लिए हिंदू यूज करने लगे, और जो यहाँ के जो निवासी थे उनके लिए हिंदुस्तानी यूज करने लगे। तथा जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। देखो फ्रेंड्स, ये जो भारत है हमारा, इसमें जो पश्चिमी भारत है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाता है, जहाँ पे जो हमारी सिंधु नदी बहती है, उसी के लिए उस समय में यानी जो मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान का यूज करा था। लेकिन आज वर्तमान में हम पूरे देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज करते हैं। हालांकि कुछ उस समय पे ये जो हिंदुस्तान था केवल कुछ वर्टिकल उस स्थान के लिए ही था। जैसे आज हम पूरे देश के लिए हिंदुस्तान यूज करते हैं, ऐसा नहीं था। उस समय केवल वो जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है या पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसी के लिए हिंदुस्तान मुस्लिम शासकों ने यूज किया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सुनना, इसके अलावा भी भारत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी भारत को कई नामों से जाना जाता है। अब अगला आता है, भारत को किस नाम से जाना जाता है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम, भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, भारत वर्ष, भारत वर्ष। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि आखिर भारत को भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, हम भारत का आखिर भारतवर्ष नाम क्यों कहते हैं। तो सुनना फ्रेंड्स, देखो इसके लिए दो चीज़ें विचलित है। इसके लिए हमारे पास दो रीजन्स है। कौन कौन से, फर्स्ट, सबसे पहला तो रीजन है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। फ्रेंड्स इस वैदिक सभ्यता में के जो लोग हैं खुद को जो आर्य मानते थे वही वैदिक सभ्यता।
देखो इतिहास में इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल से और विस्तृत तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी इंडियन ज्योग्राफी के उद्देश्य से हम इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। आखिर हमारे भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो सुनना फ्रेंड्स। ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता में एक कबीला रहता था और उस कबीले का नाम था भरत कबीला। क्या नाम था फ्रेंड्स? भरत कबीला। अब देखो कबीले का अर्थ क्या है? कबीला यानी जो लोग एक तरीके से कहीं कोई ना कोई ग्रुप में रह रहे हैं, एक समूह में रह रहे हैं। उसी में जो वैदिक सभ्यता में कुछ लोग हैं यानी जो कबीले की तरह या एक समूह में रह रहे थे, उन्हें क्या कहा गया? भरत कबीला। और कहा जाता है कि इसी भरत कबीले के नाम पर, इसी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। क्या पड़ा फ्रेंड्स? भारतवर्ष। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अक्सर एग्जामिनर ये चीजें पूछ लेता है, आखिर भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है? तो अगर एक रीजन उसमें दे रखा हो कि जो वैदिक सभ्यता है और उस वैदिक सभ्यता में कौन सा कबीला निवास करता था? भरत कबीला। क्या इस भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? तो जी फ्रेंड्स, बिल्कुल इसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये चीजें बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके लिए दूसरा रीजन, आखिर भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है, इसके लिए एक और रीजन बताता हूँ मैं आप लोगों को। जो आप लोग, जो भारत के शेक्सपियर है, कोई बताना चाहेगा फ्रेंड्स भारत के शेक्सपियर? कौन है भारत के शेक्सपियर? फ्रेंड्स, भारत के शेक्सपियर है कालिदास। अब ये जो भारत के महान शेक्सपियर जिन्हें हम कहते हैं कालिदास, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है। फ्रेंड्स क्या लिखा गया है? एक नाटक लिखा गया है और उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है फ्रेंड्स? अभिज्ञान शकुंतलम। तो फ्रेंड्स, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? भारत के शेक्सपियर कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है। तो ये कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई है, तो आप इस चीज को प्लीज याद कर लीजिए कि भारत के जो शेक्सपियर है उन्हीं के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। फ्रेंड्स, इनके द्वारा और भी रचनाएं की गई है, लेकिन अभी मैं केवल भारत का नामांकन के अकॉर्डिंग आपको चीजें बता रहा हूँ। सुनना फ्रेंड्स, आगे। तो इस अभिज्ञान शकुंतलम में ये क्या कहते हैं? इस अभिज्ञान शकुंतलम में फ्रेंड्स ये कहते हैं कि एक राजा थे। कौन थे फ्रेंड्स? एक राजा। और उन राजा का नाम क्या था फ्रेंड्स? राजा दुष्यंत। क्या था फ्रेंड्स? राजा दुष्यंत। और इनकी पत्नी, जो देखो आप इसी में देखोगे शकुंतलम, यानी इनकी जो पत्नी का नाम शकुंतला था। क्या नाम था फ्रेंड? शकुंतला। जी फ्रेंड, कालिदास ने एक नाटक लिखा है और उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। और उस अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास किनका वर्णन करते हैं? राजा दुष्यंत और उनकी वाइफ शकुंतला। इसमें यह कहा गया है कि इनका एक पुत्र था। फ्रेंड्स, राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था और उनके पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था फ्रेंड्स? भरत। फ्रेंड्स, ये कहा जाता है ये इतने महान प्रतापी शासक हुए कि इनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष। आखिर ये इतने प्रतापी शासक थे कि इनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी कि आखिर भारत को भारतवर्ष क्यों कहते हैं। वैदिक सभ्यता में एक भरत नाम का कबीला रहता था जिसके नाम पे भारतवर्ष रखा गया है। कालिदास के द्वारा एक रचित अभिज्ञान शकुंतला में जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की प्रेम कहानी के ऊपर लिखा है कालिदास ने। इनके जो पुत्र थे भरत, और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। फ्रेंड्स, उम्मीद करता है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्रेंड, इसके अलावा भी भारत को कई नामों से, और भी नामों से जाना जाता है। जैसे कि एक और नाम है भारत का, नंबर 4। नंबर 4 पे भारत को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इंडिया। किन नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इंडिया। देखो ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भारत को आखिर इंडिया किन लोगों ने कहा। तो किन लोगों ने कहा फ्रेंड्स भारत को इंडिया? अंग्रेजों ने। किन लोगों ने कहा फ्रेंड्स भारत को इंडिया?
अंग्रेजों द्वारा दिया गया है ये नाम। अब फ्रेंड्स, इसका जो रीज़न है, आखिर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया ही नाम क्यों दिया? ये कुछ और भी तो नाम दे सकते थे। आप सोचो, आखिर अंग्रेजों ने इंडिया ही नाम क्यों दिया? एक भारत है और एक इंडिया, दोनों में आपको अंतर तो दिखता होगा। तो आखिर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया ही नाम क्यों दिया? तो फ्रेंड्स सुनना, जो ग्रीक भाषा है, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। फ्रेंड्स, ग्रीक भाषा में जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। वही सिंधु नदी जिसका मैंने अभी आपको बताया था। दरअसल ग्रीक भाषा में सिंधु नदी को कहा जाता है इंडस। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडस। और ये अंग्रेज भी जिस तरह मुस्लिम शासकों ने हिंदू रिवर से इस क्षेत्र में निवास रहने वाले निवासियों को हिंदुस्तानी कहा था, उसी प्रकार इस रिवर को इन्होंने इंडस कहा, तथा यहाँ रहने वाले जो निवासी थे उनको क्या नाम दिया फ्रेंड्स? जिस स्थान पे रहते थे उस स्थान को क्या नाम दिया? इंडिया। अर्थात जो इंडिया नाम किसने दिया? अंग्रेजों द्वारा दिया गया। अंग्रेजों ने इंडिया ही नाम क्यों दिया? क्योंकि ग्रीक भाषा में जो सिंधु नदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इंडस कहा जाता है। और इंडस का सीधा सीधा अर्थ होता है सॉरी, इंडस यानी जिस स्थान पे जो लोग रहते थे उसको नाम दिया गया इंडिया, तथा यहाँ के निवासियों को इंडियन कहा गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, एक और, इसके अलावा भी भारत को एक नाम से और जाना जाता है फ्रेंड्स, सुनना। इसके अलावा भी भारत को एक नाम से और जाना जाता है। भारत का वो नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है फ्रेंड्स? जम्बू द्वीप। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से अक्सर कि भारत को आखिर जम्बू द्वीप कहाँ पे कहा गया है? भारत को आखिर जम्बू द्वीप कहाँ पे कहा गया है? तो फ्रेंड्स से सुनना, जो हमारे जैन ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ? और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इंडिया के लिए क्या यूज किया गया है फ्रेंड्स? जम्बूद्वीप। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आप सभी लोगों ने रामायण तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। अब उस रामायण में जो लव कुश है अपने पिताश्री राजा राम के सामने जब बताते हैं कि जम्बू द्वीप में एक नगरी अयोध्या सी, कहते हैं फ्रेंड्स, तो दरअसल वहाँ भी इस चीज़ का नाम यूज़ किया गया है कि जम्बू द्वीप भारत के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ तक दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो छठा 6 नंबर पे फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, जो कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें सबसे फर्स्ट, दोस्तों जो सबसे पहला आर्टिकल है उस आर्टिकल अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट, और इस अनुच्छेद फर्स्ट में इंडिया के लिए क्या यूज किया गया है, यानी जो हमारा देश है उसको क्या क्या नामों से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद फर्स्ट है उस अनुच्छेद फर्स्ट में बताया गया है कि हम भारत को किन किन नामों से जानेंगे। तो इसमें हम भारत को दो नामों से जानेंगे, कौन कौन से? भारत और इंडिया। भारत अर्थात या इंडिया है ना, भारत और इंडिया। अब फ्रेंड्स ये अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से जाना गया है? तो भारत को भारत अर्थात इंडिया नाम से जाना गया है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज और, आखिर ये भारत और इंडिया है क्या? जैसे मैंने आपको बताया है कि भारत जो हमारा जिस क्षेत्र पे हम निवास करते हैं वो पूरा का पूरा इंडिया वाला है, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग हमारा भारत और अर्थात इंडिया है क्या? तो फ्रेंड्स जो संविधान के अकॉर्डिंग हमारा भारत अर्थात इंडिया क्या है? ये हमारा है राज्यों का संघ। क्या है फ्रेंड्स? राज्यों का संघ।
फ्रेंड्स, अर्थात जो भारत है वो किन से मिलके बना है? राज्यों से मिलके बना है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर कंफ्यूजन वाली चीज रहती है ये, कि इसमें जो शब्द लिखा रहा है संघ, क्या लिखा रहा है फ्रेंड्स? संघ। अब संघ दो प्रकार का होता है फ्रेंड, संघ दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यूनियन, कैसा होता है फ्रेंड्स? यूनियन वाला संघ होता है। और एक होता है फेडरेशन, और एक होता है फेडरेशन वाला। सुनना दोस्तों, जो यूनियन वाला संघ है उसमें, सुनना, यूनियन और फेडरेशन दोनों में राज्य में भी सरकार होती है और केंद्र में भी सरकार होती है। ऐसा नहीं है कि जो यूनियन है उसमें राज्य में सरकार नहीं होती है, केंद्र में नहीं होती है, या फेडरेशन में नहीं होती है, होती है, दोनों में होती है। मतलब देखो, हिंदी मीडियम वाले के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा गौर करने की बात है कि जो संघ है, इस संघ को दो नाम इंग्लिश में बोलते हैं, या तो यूनियन या फेडरेशन। जो यूनियन शब्द है, यूनियन शब्द का तात्पर्य ऐसा होता है कि जो राज्य सरकार है, उन राज्य सरकार पे नियंत्रण कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार पे नियंत्रण कौन करेगा? केंद्र सरकार। और फेडरेशन, फेडरेशन में राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है, होती तो राज्य और केंद्र दोनों सरकार होती है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्र होती है फ्रेंड। फेडरेशन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्वतंत्र होती है, दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। जबकि यूनियन में अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जो केंद्र सरकार राज्यों के काम में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करती है। अगर इसका उदाहरण आपसे लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आप बता देना, जैसे यूनियन है तो यूनियन में क्या आ जाएगा? हमारा इंडिया। अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि भारत राज्यों का संघ है, कौन सा संघ है? तो भारत यूनियन वाला है, अर्थात जो राज्य है उन पे किसका नियंत्रण है? केंद्र का। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फेडरेशन, तो फेडरेशन में अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए तो इसका उदाहरण बता देना, अमेरिका। क्या फ्रेंड्स? हो अमेरिका, अर्थात अमेरिका में जो 50 राज्य है, उन राज्यों का अपना कानून बनाने की ताकत है और वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जो केंद्र सरकार है अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको भारत का विस्तार बताता हूँ। आखिर भारत स्थित कहाँ पर है? समझने समझना फ्रेंड्स, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार फ्रेंड्स, ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पे कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं खींची गई है। देखो, आखिर हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, ये कहीं कहीं भी किसी भी तरीके से पृथ्वी पे नहीं है, केवल हमने चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए ग्लोब पे क्या खींची गई है? कुछ लाइनें खींची गई है। अगर इसमें पूछ लिया जाए, जो बिल्कुल पृथ्वी के बीच से जाती है, पृथ्वी के बीच से जो रेखा जाती है, उस रेखा को कहते हैं हम अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा यानी जो लेटीट्यूड लाइन्स है, कौन सी फ्रेंड्स? लेटीट्यूड। देखो इसमें, यानी जो आड़े लाइन है, देखो उसमें लिखा रहा है लेटीट्यूड लाइन्स, यानी जो आड़े लाइन है, उन आड़े लाइनों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। फ्रेंड्स, इनका और भी नाम है। जैसे इन अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर कोई आपसे पूछ ले, तो कुल अक्षांशों की संख्या, सुनना फ्रेंड्स, कुल अक्षांशों की संख्या। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हम जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, तब मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा। केवल ओवरवाइज समझने के लिए कि आखिर हम इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी, हमारा इसमें भारत कहाँ पे स्थित है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अर्थात ये जो मध्य वाली अक्षांश है, इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं तथा इसके नीचे 90 अक्षांश है। टोटल 90, 90 प्लस 1, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं। इन अक्षांश रेखाओं को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे जो बिल्कुल बीच में जो अक्षांश रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विषुवतीय रेखाएं। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। जो सिंह मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को हर चीज़, बिल्कुल हर चीज़ प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। केवल हम आप लोगों से शेयर करने की बोल रहे हैं, बस आप शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को। इसके बाद इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहते हैं भूमध्य रेखा। फ्रेंड्स, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि एक ही रेखा के कितने सारे नाम हो गए। अक्षांश रेखा को जो बिल्कुल बीच वाली है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, विषुवतीय रेखा है या भूमध्य रेखा है। फ्रेंड्स, जो अक्षांश है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात एक गोल गेंद है और उस गोल गेंद को अब जब हमने बीच में से लाइन खींच दी तो एक ऊपर वाला भाग होगा, एक नीचे वाला भाग होगा। उसी तरह आप उस चीज़ों को समझो, थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करो फ्रेंड। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये अक्षांश रेखा के ऊपर वाला है, इसे नाम दिया गया है उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दिया गया है? उत्तरी गोलार्ध। तथा जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसे क्या नाम दिया गया है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दिया गया है फ्रेंड्स? दक्षिणी गोलार्ध। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक और रेखा आती है जो खड़ी रेखा होती है, और उस रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा। अब फ्रेंड्स, जो देशांतर रेखा, इसी देशांतर रेखा को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसे ही कहते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे को क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री देशांतर रेखा। फ्रेंड्स, इसी देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर। फ्रेंड्स, इसी को जीएमटी भी हम कह देते हैं कई बार, है ना? ग्रीनविच मीन टाइम। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, कौन कौन से दो भाग फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उसी प्रकार जो देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को फिर दो भागों में बांटती है, जो खड़ी है। तो ये जो इधर वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा होगा फ्रेंड्स? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला जो क्षेत्र है, वो कौन सा होगा दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अब अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर रेखा ने फिर पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अक्सर फ्रेंड्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि आखिर इन अक्षांश और देशांतर का यूज क्यों है। तो हमें, अगर एक शब्द में आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि अगर अक्षांश रेखाओं का हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों हमें अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ गई, तो फ्रेंड्स, इन अक्षांश रेखाओं की किसी भी स्थान का पता करने के लिए अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ी हमें। अक्षांश रेखा, एक शब्द या एक वाक्य में आपको बताऊं तो अक्षांश रेखा हमें क्या बताती है? किसी भी स्थान को बताती है, किसी भी प्लेस को बताती है। यानी जो लेटीट्यूड लाइन से है वो हमें क्या बताती है? प्लेस बताती है। उसी प्रकार अगर आप लोगों से एक शब्द या एक वाक्य में पूछ लिया जाए कि जो देशांतर रेखा से हमें किस चीज का अनुमान होता है, किस चीज का पता चलता है, तो फ्रेंड्स, जो देशांतर रेखाएं हमें मुख्य रूप से बताती है समय। देशांतर रेखा से मुख्य रूप से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? समय पता चलता है। अब सुनना फ्रेंड्स, अब जब ये जो मैंने आप लोगों को पूरी चीजें बताई, जब हमने देखा कि अगर इस हमने पूरी पृथ्वी को बांट दिया, और जब बांटने के बाद हमने देखा तो इंडिया कहाँ है, तो फ्रेंड्स, इंडिया आप लोगों को यहाँ पे मिला। कहाँ पे मिला दोस्तों? यहाँ पे मिला। अब आप ही बताइए, जो अक्षांश रेखा के किस गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखा के किस गोलार्ध में स्थित है भारत? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीजें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो केवल मैंने आपको ये फैक्ट बताने के लिए कि आखिर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है?
तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ और भी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिस प्रकार ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार जैसे 1 2 3 4 5 6 लगभग जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा। अर्थात आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक उसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर फ्रेंड्स? 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा स्थित है? मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। अर्थात फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, विषुवतीय अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? तो कौन सी रेखा है? मकर रेखा, अर्थात ट्रॉपिकल ऑफ मकर रेखा है ना फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको ये चीजें तो कंप्लीट हो ही गई होगी कि आखिर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, अब और भी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम भारत के विस्तार, आखिर भारत से कौन सी अक्षांश रेखा जाती है, भारत के उत्तर से कौन सी जाती है, भारत के दक्षिण में कौन सी जाती है, भारत के पश्चिम पूर्व, आखिर भारत के जो दिशा है उसमें कहाँ से कौन सी अक्षांश रेखाएं जाती है। फ्रेंड्स, भारत के ही विस्तार को आगे बढ़ाते हैं। भारत का विस्तार फ्रेंड्स, ये हम इंडिया का एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। फ्रेंड्स, जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो भारत की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, अगर भारत की मुख्य भूमि को देखा जाए, देखो फ्रेंड्स, वैसे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो भारत का जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दोस्तों जो बिल्कुल मुख्य भूमि वाला क्षेत्र है, मैं वो वाला बता रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको जिस प्रकार बताया कि अक्षांश रेखा, उसी में से जो 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी फ्रेंड्स? 8 डिग्री 4 मिनट वाली जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बिल्कुल दक्षिण वाले क्षेत्र से क्या होगी? टच करके जाती है। जैसे फ्रेंड्स, ये कौन से हो गया भारत का उत्तर, ये कौन सा होगा भारत का दक्षिण, ये कौन सा होगा भारत का पूर्व, और ये कौन सा होगा भारत का पश्चिम। फ्रेंड्स, अब आप लोग एक चीज देखना है यहाँ पे, अक्सर कंफ्यूजन होता ही होता है। ये उत्तर हो गया भारत का, ये दक्षिण हो गया, लेकिन यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो क्यों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजर रही है। फ्रेंड्स, कौन सी गुजर रही है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप बोलोगे सर दिशा तो दक्षिण और रेखा उत्तरी गुजर रही है ना कुछ तो अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी कि ये वाली जो मकर रेखा है, और इस सॉरी जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और भारत यहीं पे स्थित है, तो हमें विश्व के मानचित्र के अकॉर्डिंग भारत को देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम भारत के अकॉर्डिंग भारत को देखेंगे, लेकिन अभी हमें किस विश्व के मानचित्र के अकॉर्डिंग किसको देखना है? भारत को देखना है। तो ये जो यहाँ से बिल्कुल टच होके जाती है भारत से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बिल्कुल जो
दक्षिण है, वहां से होकर जाती है। अगर आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो क्षेत्र है भारत की, जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, वो किस क्षेत्र से गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों कन्याकुमारी। किससे गुजरती है? कन्याकुमारी। देखो कई बार एग्जामिनर एक चीज ये भी पूछ लेता है कि कन्याकुमारी का एक नाम और है, कोई बताएगा मुझे कन्याकुमारी का एक नाम और क्या है फ्रेंड्स? तो सुनना, जो कन्याकुमारी को एक नाम और से जाना जाता है, इसका एक नाम और है केप केमोरिन। क्या नाम है दोस्तों? केप केमोरिन। क्या नाम है दोस्तों? केप केमोरिन। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि कन्याकुमारी या केप केमोरिन किस राज्य में स्थित है, तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। यहाँ तक चीजें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी दोस्तों। अब इसी प्रकार जैसे 8 से 9 10 11 12 13 23 24 25, उसी प्रकार जब आखिरी जो कर्क रेखा भारत से गुजरी, जो लास्ट वाली कर्क रेखा जो भारत से गुजरी, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी है फ्रेंड्स? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो बिल्कुल भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है दोस्तों? इंदिरा कोल। क्या है फ्रेंड्स? इंदिरा कोल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये है, देखो फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2019 के बाद ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से किस में आ गया? लद्दाख में आ गया। और जम्मू कश्मीर हमारा कहाँ पे रह गया? ये वाले क्षेत्र में। हालांकि पहले ये पूरी तरीके से हम इसमें जम्मू कश्मीर ही लगाते थे, लेकिन अब अगर एग्जामिनर आपको कहीं लद्दाख दे रहा है तो गलत नहीं है, वो भी सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कर लीजिए अभी के लिए। फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी कि जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक उत्तर से दक्षिण तक विस्तारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये, अब इसी प्रकार जब देशांतर रेखाओं की हम बात करते हैं, किन रेखाओं की बात करते हैं? देशांतर रेखाओं की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर ये वाली। अब इसके बाद 1 2 3 4 आगे करते करते हम और आगे पहुंचे, और हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ पहुंच गए दोस्तों? 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर दोस्तों वही बात, दिशा पश्चिम है भारत के अकॉर्डिंग, लेकिन देशांतर कौन सी है? पूर्वी देशांतर। अक्सर एग्जामिनर इस चीज को उल्टा लिख देता है कि भारत का विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिमी देशांतर से जो उधर वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि देखो मैंने आपको फिर ये बताया, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो देशांतर रेखा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्व वाला है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम वाला है, और भारत इस वाले क्षेत्र में स्थित है। आखिर भारत किस में? पूर्व वाले गोलार्ध में स्थित है। तो जो रेखाएं भी भारत के उसी अकॉर्डिंग आएंगी ना दोस्तों। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 68 डिग्री 60 मिनट जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ से पूर्वी देशांतर जाती है, आखिर वो किस क्षेत्र से जाती है? ठीक है, बताना तो है बिल्कुल दोस्तों। ये जाती है सर्किक। कहाँ से जाती है दोस्तों? सर्किक। अक्सर इसे एक और नाम दे दिया गया, बोलते हैं एक और नाम से जानते हैं इसे, गोहर मोती। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गोहर मोती। फ्रेंड्स मोती आ रहे हैं हमारी क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती होगी, और आपको पता भी लग रहा होगा कि हम किस लेवल का पढ़ेंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए दोस्तों, आप जीके जीएस बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा आपका जीके जीएस। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो गोहर मोती है किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हमारे गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो हमारा बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र है, भारत का पूर्वी क्षेत्र
अगर इससे पूछ ले जाए कि कौन सी करके सॉरी कौन सी रेखा जाती है, कौन सी देशांतर रेखा जाती है, तो ये कौन सी जाती है? 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। कौन सी जाती है दोस्तों? 97 मिनट 25 पूर्वी देशांतर। अगर दोस्तों यहाँ पे ये पूछ ले जाए हम लोगों से कि ये जो किस क्षेत्र में स्थित है, ये जो सबसे पूर्व वाला क्षेत्र है किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, तो अगर ये पूछ ले जाए तो ये है किबुतु। क्या है दोस्तों? किबुतु। देखो फ्रेंड्स, इसे अक्सर वलांगू नाम से भी जाना जाता है, जो कि पहले वलांगू से ही पूछा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं? किबुतु। तो अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि ये किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आखिर भारत का जो विस्तार है मैंने आप लोगों को बताया। आखिर भारत कहाँ से कहाँ, किस गोलार्ध में, कितने लेटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड कहाँ पे स्थित है? भारत का उत्तर से दक्षिण यानी जो नॉर्दर्न से जो साउथ है, जो विस्तार यानी कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सबसे लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे सुनना, ये मुख्य भूमि का लास्ट पॉइंट है। अगर आप लोगों से भारत का लास्ट पॉइंट पूछ ले जाए तो वो मुख्य रूप से हमारा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। और वो पूछ ले जाए तो वो कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। इसे एक नाम और जाना जाता है, किस नाम से? केप कैमोरेन। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर कौन सा है? इंदिरा कोल। फ्रेंड्स सुनना, यहाँ पे इंदिरा कोल है, और वो जो सबसे लास्ट वाला अंडमान निकोबार जो कि ग्रेट निकोबार में, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन मत करना। किस क्षेत्र में है? लद्दाख या जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसी प्रकार भारत का सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सर्किक या गोहरमती किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसी प्रकार भारत का सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो कौन सा है? किबुतु। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स ये तो हो गई अक्षांश और देशांतर के बीच में आखिर भारत कहाँ स्थित है। इसके बाद अगर दोस्तों आपसे लोगों से पूछ ले जाए ये वाला, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, भारत की लंबाई या भारत की लेंथ क्या है? तो उत्तर से दक्षिण अगर दोस्तों भारत की लेंथ आप लोगों से पूछ ली जाए तो कितनी आएगी? ये आएगी 3214 किलोमीटर। कितनी आएगी दोस्तों? 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर आप लोगों से पूछ ले जाए जो पूर्व से पश्चिम है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, अर्थात भारत की जो लेंथ है चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो ये आ जाएगी 2933 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट क्लियर हुई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी। देखो डाटा आप लोगों को तथ्य है, इस तथ्य को याद करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखो मैं अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ इसे आखिर याद कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं आप लोगों को देखो इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा बता सकता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं फ्रेंड्स। अगर पूछ ले जाए उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स देखो याद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें 1 से 4 तक गिनती बोलना है। 1 2 3 4, केवल इतना सा करना है, लेकिन पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जरूर याद रखना। 1 2 3 और लास्ट में लिख दिया 4। ये आपको ये चीजें समझ में? 1 2 3 और 4, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। दूसरा पूछ ले जाए ईस्ट टू वेस्ट भारत की लंबाई कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट भारत की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। तो अब इसे याद कैसे करना है? देखो इसमें लास्ट में लिखा रहा है 3 3। क्या लिखा रहा है दोस्तों? 3 3। जब हम 3 × 3 करेंगे, 3 × 3, 3 में 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और ये कितने टाइम से लिखा रहा है? 2 टाइम्स। ये चीजें आप लोगों को आई समझ में? 2900
33 किलोमीटर मैंने कैसे लिखा, जब 3 × 3 करा तो 9 आ गया, और ये कितने टाइम्स लिखा रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें आई समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आज आप लोगों का एक बार रिवाइज और करवा देता हूँ। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने बिल्कुल भूगोल से स्टार्ट की कि भूगोल भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी कैसी है अर्थात गोल है, और ज्योग्राफी यानी किसी भी चीज़ का देखो वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ये चीज़ें आप लोगों को आई होगी समझ में। फिर इसके बाद हम भूगोल को कितने पार्टों में पढ़ेंगे दोस्तों, 3 मुख्य पार्ट में, उसके भी सब ऑर्डिनेट जो 5 पार्ट है। यानी पहला भारत का सामान्य परिचय, जो कि अभी हम चल रहे हैं, यानी हम जो भारत के सामान्य परिचय को पढ़ रहे हैं। फिर भारत का प्राकृतिक प्रदेश, अर्थात भारत को कितने क्षेत्रों कितने भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरीय मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र, द्वीपीय समूह, और भारत का अपवतन। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिर इसके बाद पढ़ा हमने भारत का सामान्य परिचय में आखिर भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। आर्यव्रत क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोग खुद को आर्य कहते थे। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग या महान लोग। जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान को क्या नाम दिया गया, आर्यव्रत। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आखिर क्यों कहा जाता है, जो मुस्लिम लोग या मुस्लिम शासक है, जो सिंधु नदी को किस नाम से उच्चारण करते थे, हिंदू से क्यों करते थे, क्योंकि वो साग का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो हिंदू का ना उच्चारण करते थे। और तथा वहाँ के निवासियों को क्या नाम दिया इन्होंने, हिंदुस्तानी। और उस क्षेत्र को क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। मुस्लिम ये कहाँ से मुख्य रूप से, पर्शिया या वर्तमान का ईरान वाले क्षेत्र से आए थे। अगला दोस्तों, भारतवर्ष के लिए मैंने 2 रीजन आपको बताए। एक वैदिक सभ्यता में भरत कबीला रहता था, उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा, कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम, सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको, है ना। जो राजा दुष्यंत और शकुंतला है, उनका जो पुत्र था भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ये भी ठीक है दोस्तों, यहाँ तक भी चीजें आई समझ में आपको। फिर इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है। सिंधु को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, इंडस कहा जाता है, और इसी के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। फिर जम्बूद्वीप, जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है, इसमें मुख्य रूप से भारत को क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। फिर जो भारतीय संविधान में भारत को, भारत अर्थात इंडिया क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। कौन सा वाला, यूनियन वाला, नॉट अ फेडरेशन। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद मैंने बताया कि आखिर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत दोस्तों किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। जो अक्षांश रेखा ने भारत को उत्तरी गोलार्ध में बांट दिया, देशांतर रेखा ने भारत को जो पूर्व गोलार्ध में स्थित कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद हमने देखा कि आखिर भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, किस क्षेत्र में स्थित है भारत, भारत की लंबाई क्या है, भारत की चौड़ाई क्या है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम कल से कंटिन्यू क्लास करेंगे, और बिल्कुल डेली आपको क्लासेस मिलेगी। बट फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये जो सिंग मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल है, ये आप ही लोगों का एक परिवार है, और इसे अपना ही परिवार समझ के प्यार प्यार और इसने दीजिए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।